हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा है। पिछले भाग में हमने बात की थी आयनिक बॉन्ड्स को लेके, बात की थी सबसे पहले कि केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमने बात की थी आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट किया था। आयनिक बॉन्ड हमने समझा था कि आयनिक बॉन्ड होते क्या है ना, समझाया था आपको किस तरीके से उनमें एनर्जी जो इन्वॉल्व होती है, जैसे आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, लैटिस एनर्जीज के बारे में हमने समझा था। और फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। ठीक, आज बेसिकली हमें बात करनी है लैटिस एनर्जी को लेके। मैंने बताया था लैटिस एनर्जी हम सेपरेट करेंगे, लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे और फिर हम अगले तरीके के बॉन्ड में जाएंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज सबसे पहले बात करें लैटिस एनर्जी की। हमने बात की थी लैटिस एनर्जी होती क्या है। हमने देखा कि जब कोई कैटायन गैसेस फॉर्म में किसी एनायन गैसेस फॉर्म से रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक मोल आयनिक सॉलिड बनाता है, तो उस टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, है ना। हमने बात की थी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of ionic compound is formed from gaseous cation and anion। ठीक है, the amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed from gaseous cation and anion। ये आपका Na प्लस क्या है, कैटायन है गैसेस फॉर्म में, और Cl नेगेटिव क्या है, एनायन है गैसेस फॉर्म में। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उस समय जब एक मोल, यहाँ पे एक है ना, देखो 1 NaCl है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 होता है, कुछ नहीं लिखने का मतलब 1। एक मोल NaCl बने, एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एनर्जी रिलीज होने का मतलब जो लैटिस एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी, है ना, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं, यानी सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो कैसी एनर्जी आती है, पॉजिटिव होती है। और जब सिस्टम से एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में वो जाती है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया था इसके बारे में कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। ठीक है ना, इतनी हमने बात उस टाइम कर दी थी लैटिस एनर्जी के बारे में। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, है ना। क्वेश्चन आता है कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जो लैटिस एनर्जी जिस पे डिपेंड करती है। फैक्टर on which lattice energy depend, on which lattice energy depend।
कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास चार्ज ऑन द आयन। क्या? चार्ज ऑन द आयन। चार्ज ऑन दी आयन सबसे बड़ा फैक्टर है, चार्ज ऑन दी आयन। ठीक है ना। अब चार्ज होने से क्या होगा, आयन के ऊपर क्या चार्ज हो सकता है। ठीक है ना भाई, आयन में, आयन आपको पता है, आयन दो कैटेगरी के आपके पास, आयन आपके पास दो कैटेगरी के होते हैं। कौन से? कैटायन और एनायन। एक कैटायन होगा प्लस वाला, पॉजिटिव वाला कैटायन होगा, और एक एनायन होगा नेगेटिव वाला। एक क्या होगा? एनायन होगा नेगेटिव वाला। एक पॉजिटिव वाला कैटायन, एक नेगेटिव वाला एनायन, है ना। तो देखा गया कि जितना ज्यादा चार्ज हो एनायन पे उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। जितना ज्यादा चार्ज हो एनायन पे उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो हम कह सकते हैं हायर द चार्ज ऑन द कैटायन, हायर द चार्ज, हायर द चार्ज ऑन द आयन, हायर इज द, higher is the negative, higher is the negative value of lattice energy, higher is the negative value of lattice energy। जितना ज्यादा आयन पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के, है ना। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। समझ आ रहा है आपको बात? चार्ज ऑन दी आयन कैसे डिपेंड करेगा? आयन के चार्ज पे लैटिस एनर्जी, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन पे उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी लैटिस एनर्जी की, है ना। अब फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास जैसे मेरे पास है Al+3, है ना। एक है मेरे पास Na+, एक हो गया मेरे पास Mg+2। ठीक है ना, ये हो गए। अब इनमें बोला जाए कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, Al+3 की है कि Na+ की है कि Mg+2 की है ना। तो ऑब्वियसली अभी आपने पढ़ा कि जिसमें चार्ज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो La की लैटिस एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? Al+3 की होगी, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है? सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसकी होगी लैटिस एनर्जी? Na+ की होगी, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है? सबसे कम। तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो हम बोलेंगे Al+3 की सबसे ज्यादा है, उसके बाद Mg+2 की हो जाएगी, और सबसे लास्ट में Na+ की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लैटिस एनर्जी को आयन के चार्ज पे देख सकते हैं। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लैटिस एनर्जी को पहचान रहे हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? लैटिस चार्ज के उसमें देखें तो लैटिस एनर्जी को हम किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है ना, चार्ज के फॉर्म में हम लैटिस एनर्जी को किस तरीके से देख सकते हैं। तो पहली रही बात, पहला फैक्टर है चार्ज। ठीक है ना। चलिए दूसरा फैक्टर की बात करें। दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, ठीक है ना, साइज ऑफ आयन। ठीक, साइज ऑफ आयन पे किस तरीके से लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। तो देखा गया कि जितना ज्यादा साइज होगा आयन का उतनी कम लैटिस एनर्जी होगी, है ना। या उसका उल्टा, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, हायर will be the negative value of lattice energy। ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, हायर विल बी द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। जितना ज्यादा साइज होगा आयन का जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू लैटिस एनर्जी की होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैटिस एनर्जी क्या है बच्चों? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब लैटिस एनर्जी आपने भी दो बात देखी कि लैटिस एनर्जी क्या है, एक तो कैटायन के चार्ज पे डिपेंड कर रही है और साइज पे डिपेंड कर रही है। कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा तो उतना ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है ना। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम साइज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि साइज पे साइज कम होने से लैटिस एनर्जी बढ़ रही है और चार्ज ज्यादा होने से लैटिस एनर्जी कम हो रही है ना। तो दो बातें हैं आपके पास, एक तो चार्ज और एक साइज।
एक चार्ज है और एक साइज है ना, चार्ज और साइज है। अब अगर मैं बात करूं Li की, Li प्लस की बात करते हैं सपोज, है ना, Li प्लस की बात करते हैं, लिथियम प्लस की बात करते हैं, ठीक है ना, लिथियम प्लस की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लिथियम है, लिथियम के पास क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है ना, लिथियम के पास क्या है, प्लस चार्ज है। और लिथियम का साइज भी काफी छोटा होता है। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में लिथियम का साइज क्या है, काफी छोटा है, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, उसके ऊपर चार्ज प्लस है। तो देखो साइज छोटा होने से क्या होगा कि ये आपका लिथियम है और बीच में इसके पास क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया। साइज छोटा होने से इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है यानी चार्ज डेंसिटी है, वो थोड़ी सी जगह पे लोकेट होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। साइज छोटा होने से क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ जा रही है। समझ रहे हैं ना आप, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में छोटा कर दूं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साइज छोटा है ना तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, मतलब छोटी सी जगह पे फैला हुआ, यानी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, ये अपनी तरफ इजिली किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है ना, इजिली अट्रैक्ट कर सकता है। अब इसी कंपेयर में अगर मैं साइज बड़ा ले लेता हूं, जैसे हम पोटेशियम का ले लेते हैं, है ना, पोटेशियम के प्लस ले लिया। अब पोटेशियम का साइज बढ़, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या, 19 है। अब साइज थोड़ा बड़ा हो गया। साइज बड़े होने से क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है, वो अब क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, है ना भाई। साइज बड़ा होने से जो चार्ज है वो फैल गया, अब वो ज्यादा जगह पे है। पहले चार्ज छोटे से जगह पे लोकेट था, अभी चार्ज बड़े जगह पे फैल गया, यानी चार्ज क्या हो गया, फैल गया, यानी चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसमें चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज। चार्ज डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई, चार्ज डेंसिटी कम हो गई। तो डेंसिटी चार्ज की कम हो गई तो कैसे ये किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि चार्ज ज्यादा, जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई, है ना। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि पता चले हमें कि किसकी लैटिस एनर्जी कम है, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है ना। चलो, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास है NaCl और MgO, ठीक है ना। एक है NaCl और एक है MgO, NaCl और MgO। इसमें से बताना है किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। आउट ऑफ NaCl MgO विच हैज हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, किसकी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि MgO है और एक NaCl है, ठीक है ना। अच्छा, तो NaCl और MgO, Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl कैसे बना है, Na प्लस से बना, Cl नेगेटिव से बना। MgO का क्या है, Mg के ऊपर +2 होता है और O के ऊपर -2 होता है। तो ऑब्वियसली देख पा रहे हैं कि MgO में ज्यादा चार्ज है, MgO में क्या है, चार्ज ज्यादा है एज कम्पेयर टू Na। और Cl, Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है, Mg के +2 है, -2 है, यानी चार्ज यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ चार्ज ज्यादा होने से Mg की लैटिस एनर्जी NaCl से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। चार्ज ज्यादा होने से Mg की लैटिस एनर्जी Cl से क्या होता है, NaCl से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आउट ऑफ NaCl और KCl, NaCl एंड KCl, NaCl और KCl में से आपको बताना है कि भाई NaCl और KCl में से किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, NaCl की है कि KCl की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखें, Na के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, K के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज। चार्ज तो दोनों में सेम है, चार्ज क्या हो गया, सेम हो गया, चार्ज सेम हो गया। तो चार्ज से तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अभी हमें साइज देखना पड़ेगा। हमने पढ़ा लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, यानी साइज जिसका जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। जितना छोटा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी।
तो बताओ Na, अब यहाँ पे Cl नेगेटिव सेम है, एनायन तो दोनों का क्या है, सेम है, तो हमें कैटायन पे डिस्कस करना पड़ेगा Na प्लस का साइज छोटा या K प्लस का साइज छोटा। तो आपने देखा है Na का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है ना। अब जब इनका पेरेंट एटम ही छोटा है, Na का पेरेंट एटम ही छोटा है, तो कैटायन तो और छोटा होगा। Na क्या है, पोटेशियम से छोटा है, तो Na प्लस भी क्या होगा, पोटेशियम से छोटा होगा, यानी जो Na प्लस है वो क्या होगा, छोटा होगा K प्लस। और हमने बात करी जिसका साइज छोटा उसके पास लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो NaCl की लैटिस एनर्जी KCl से ज्यादा, है ना। इतना है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आओगे किस तरीके से हम लैटिस एनर्जी के ऊपर हमने ये चीज करी, ठीक है ना। तो ये थी बच्चों लैटिस एनर्जी के बारे में, ये आपकी लैटिस एनर्जी होती है इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, ये लैटिस एनर्जी हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं आगे कोवेलेंट बॉन्ड को लेके, है ना। कोवेलेंट दूसरे तरीके के जो बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरे तरीके के बॉन्ड हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, ठीक है ना। चलो, तो कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा है, समझा भी है 10th में। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं कि वो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, है ना। किससे बनते हैं बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ते हैं, यानी जिनके बीच में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अ फोर्स विच बाइंड्स एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं ना। कि भाई एटम कैसे जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एटम बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो कैसे बाइंड होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बाइंड होते हैं। अब वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर मेन बात जो है कोवेलेंट बॉन्ड की वो ये है कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड में तो एक ने क्या किया, लूज किया, एक ने गेन किया, तब जाके बॉन्ड बना। और बॉन्ड भी यहाँ पे कैसे था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी दोनों के बीच में। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यहाँ पे एक्चुअल में बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड कैसे बनेगा, जब दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जैसे एक रोटी और दो इंसान भूखे, आपस में उन्होंने आधी आधी बांट दी, है ना, तो इसको म्यूचुअल शेयरिंग कहेंगे हम, ठीक है ना। अब बात करें कि सेम एटम जैसे कि Cl2, है ना, Cl ने क्या किया, एक Cl है, एक दूसरा Cl है। हमें पता है कि Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी होंगे, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं Cl के वैलेंस शेल में। तो ये Cl क्या करेगा, अपने को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, इस Cl से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, इस तरीके से। इस Cl के पास 7 है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये से एक अपना एक ले, तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, शेयर कर दिया। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई। अब हमने देखा Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस में बच गए, एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करा। तो जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उनको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते, जैसे कि ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन है ना, और ये वाले, ये दोनों, ये क्या कहलाएंगे, नॉन बॉन्डिंग। क्या कहलाएंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है आपको बात, जो शेयर हुए हैं वो कहलाए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो शेयर नहीं हुए हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जिन्होंने शेयर किया है दे आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने शेयरिंग नहीं की है
वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाए। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होगी कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ठीक है ना। बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हुए ये तो आपने सेम में देखा, डिफरेंट में जैसे कि HCl है ना, HCl H और Cl। तो आपको पता है Cl के आउटर मोस्ट में 7 वैलेंस, 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 और हाइड्रोजन का 1 हो गया, है ना। अब हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो एक Cl से ले लेगा और Cl को 1 चाहिए, 1 हाइड्रोजन से ले लेगा। ये म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। तो H और Cl के बीच में क्या बन गया बच्चों, बॉन्ड बन गया। और आप देख पा रहे हैं कि एक बॉन्ड जब बन रहा तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग पेयर में, बॉन्ड मतलब बॉन्ड में, एक बॉन्ड में हम ये कह सकते हैं एक बॉन्ड में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन के जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तब जाके एक बॉन्ड बन रहा है। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से तो कोवेलेंट बॉन्ड आपने समझा क्या होते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग कैटेगरी के हैं। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि आपने Cl के बीच में देखा, आपने H और Cl के बीच में देखा, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, आपने पहले भी पढ़ा है। दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि O2 का एग्जांपल ले लेते हैं। O2 का एग्जांपल हमने क्यों लिया, कैसे लिया, O और O है ना। O के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। O का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 8, तो 2,6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब आप क्या करेंगे, आपने चैप्टर 2 पढ़ा है, आप अब से जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो 1s 2s में लिखेंगे, मतलब नई वाली लिखेंगे। O की क्या होगी, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 2 8। इसका वैलेंस शेल कौन सा, कितने शेल है इसमें बच्चों, 2 शेल है इसमें। इसके पास क्या, 2 शेल। कैसे पता चला, शेल कहाँ से पता चलेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 1 2 इससे पता चलेगा। तो इसमें 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक 1 है और एक 2 है। तो ये वाला वैलेंस शेल है, ये भाई 2 ही तो सेल है ना इसमें, तो लास्ट वाला 2 वाला हो गया, ये वैलेंस शेल है। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 और 2 6, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए O के पास आ गए 6, ठीक है ना। इसीलिए दूसरे O के पास भी कितने आ जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब इस O को 2 चाहिए 8 करने के लिए, इस ऑक्सीजन से ले लेगा, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से गेन कर लेगा, मतलब शेयर कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। और इसको भी 8 चाहिए, 2 चाहिए, तो ये इस वाले से ले लेगा। अब आप देख रहे हैं, मैंने पीछे आपको बताया कि जब एक बॉन्ड बनता है, पीछे हमने बात करी, जब एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बनने पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड, है ना। तो ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, है ना, O डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और यहाँ पे इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गिने अगर इस वाले, इसको मैं नंबर देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको गिने, पहले वाले ऑक्सीजन में ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए इसके बॉन्ड वाले, है ना। एक ये हो गया, एक ये और एक ये। देखो इस वाले पहले वाले ऑक्सीजन के 2 ऊपर 2 नीचे, 4, 2 ऊपर और 2 नीचे, 1 2 3 4। देखो पहले वाले ऑक्सीजन के 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 और 2 ये इधर है बॉन्ड वाले, 8। इसी सेकंड ऑक्सीजन के 2 ऊपर 2 नीचे, 4 और 2 इधर वाले, 8, है ना। तो अगर हम बोले इन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, तो 4 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 इसके लोन पेयर हो गए। मतलब इस वाले ऑक्सीजन के ये और ये लोन पेयर, ये और ये लोन पेयर, और ये वाले क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर। ये वाले बॉन्ड पेयर हो जाएंगे जिन्होंने बॉन्ड बनाए हैं,
और जिन्होंने नए बॉन्ड बनाए हैं वो लोन पेयर हो जाएंगे, है ना। तो ये होते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तीसरी बात करें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हो गए, जैसे कि हम बात करें N2 में, है ना। N2 में हमें पता है N का एटॉमिक नंबर कितना, 7, 1s2 2s2 2p कितने, 2 2 4 और 3 7, है ना। 2 2 4 3 7। वैलेंस शेल कौन सा हुआ इसका, ये वाला वैलेंस शेल है। ये क्या है बच्चों, इसका वैलेंस शेल है। और कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके पास 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। आओ बनाओ N और N, इसके इलेक्ट्रॉन आप वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। अब ये क्या करेगा, N के पास 5 है, इसको 3 चाहिए 8, तो इस दूसरे वाले N से शेयर कर लेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा, इसके 8 हो गए। ये वाला N भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 8 हो गए। अब हमने पीछे बात करी थी, दो बॉन्ड जब शेयर, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो एक बॉन्ड बनता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो एक बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो 2 बॉन्ड बनते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो 3 बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। और ऊपर आप देखेंगे एक N के ऊपर 2 बचे लोन पेयर, इस वाले N के ऊपर 2 बचे लोन पेयर, है ना। तो ये N2 है किसका एग्जाम्पल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल, ठीक है ना। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल N2 ये है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होते क्या है ना। कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होते क्या, तो ये थे बच्चों सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने कोवेलेंट बॉन्ड, लैटिस एनर्जी समझी, कोवेलेंट बॉन्ड समझा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से चीजें होती है ना। तो घर में आप और रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से आपको आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।